हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सेकंड लेक्चर। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर क्विक ओवरव्यू लिया था पूरी वर्ण तालिका, पूरी वर्णमाला का, जिसके अंदर हमने स्वर को भी देखा था, व्यंजन को भी देखा था। लेकिन इस सेकेंड लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ व्याकरण, और इसके अलावा स्वर को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। स्वर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप होते हैं, उच्चारण के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। इसके अलावा वर्ण तालिका में जो हमारे टाइप ऑफ स्वर हैं, ठीक है, जैसे हाथ स्वर या फिर संधि स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। इसके अलावा हमारा अर्ध संवृत, विव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत स्वर, अग्र स्वर, स्थिल स्वर, कठोर स्वर, व्रतामुखी, अनुस्वार, आगत, ठीक है, विसर्ग, ये सब जितने भी टाइप के हमारे स्वर हो सकते हैं, वो सभी टाइप आज तक जो जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें तो कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं हम व्याकरण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम ग्रामर से क्या पता चलता है हमारा, जो हम भाषा को क्या करते हैं, भाषा का जो हम राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब कि शुद्ध उच्चारण, या फिर बात करें राइट राइटिंग, मतलब कि शुद्ध लेखन, ठीक है, या फिर बात करें राइट यूजेज, ठीक है, मतलब कि शुद्ध प्रयोग किसका, हमारा यही क्या है, ये परिभाषा है किसकी, हमारी व्याकरण की। यदि बात करें व्याकरण तो संस्कृत के क्र धातु से व्याकरण लिया गया। बात करें हिंदी में इसे वी धन आ धन करण लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। तो क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा भली भांति समझना। बात करें इसकी परिभाषा की तो परिभाषा है भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें कौन प्रदान कराता है, व्याकरण, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं ग्रामर, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो व्याकरण के मेनली 3 अंग होते हैं। पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार की बात करें तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या होती है हमारी 52। जैसा कि हमने बताया था कि इंग्लिश में कितनी होती है वर्णों की संख्या, अल्फाबेट की संख्या 26। वैसे तो अल्फाबेट एक होता है, लेकिन अल्फाबेट के अंदर अक्षर की संख्या कितनी होती है, 26। 26 का दुगना कर दो तो हिंदी के अंदर आ जाएंगी 52। कुल कितने होते हैं, 52। लेकिन इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4। कुल स्वर कितने होते हैं, 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39, ठीक है। और मूल वर्ण कितने होते हैं, 44, ठीक है। और कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, यदि मूल वर्ण की बात करें तो 44, और कुल वर्ण की बात करें तो कितने होंगे, 52, ठीक है। यदि बात करें शब्द विचार, जैसे जो हमारा वर्ण के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा। जैसे राम, राम में क्या है, राम में जो हमारा र हलंत के साथ प्लस अ, इसके अंदर हमारा क्या है, जो स्वर है वो छुपा हुआ, म हलंत के साथ और इसके अंदर अ, क्योंकि अ क्या है, हमारा शहीद स्वर है, ठीक है, सभी के साथ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो ये हो गया शब्द विचार। राम क्या है, एक शब्द है, जबकि राम घर जाता है ये क्या है, ये हमारा वाक्य, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है हमारी भाषा की, वाक्य। और सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है हमारी, सार्थक इकाई पूछा जाता तो शब्दाता, ठीक है। लेकिन यदि पूछा गया सबसे छोटी इकाई तो वो होती है या तो ध्वनि या फिर वर्ण, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्णों की सार्थक योग से क्या बनता है हमारा, शब्द बनता है। शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है हमारा, वाक्य बनता है। और पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, लघुत्तम इकाई, तो वो है हमारी ध्वनि, या ध्वनि ऑप्शन में ये तो वर्ण। लेकिन पूछा जाए हमारा सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई, तो आएगा शब्द। और सबसे बड़ी सार्थक इकाई वो होती है हमारी वाक्य, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। 120 से ज़्यादा हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब आपको सारे जितने भी जो जो पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं उन सभी पर क्वेश्चन बने हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा जब हम 120 क्वेश्चन कराएंगे इस पे। 120 नहीं, लगभग 200 के करीब क्वेश्चन कराएंगे यदि स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के बोला जाए तो, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो हमारा जैसा कि मैंने बताया कि 52 मानक ध्वनियाँ वर्ण कही जाती हैं, ठीक है। वर्णमाला, अब वर्णमाला से भी क्वेश्चन बने हैं डिफरेंट डिफरेंट, 4 से 5 क्वेश्चन खाली वर्णमाला की डेफिनेशन से बने हैं, ठीक है। तो वर्णमाला है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो 52 वर्णों के व्यवस्थित समूह को एक तो वर्णमाला कहते हैं, ये क्वेश्चन बना है। दूसरा,
वर्णों के लिपिबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के लिपिबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हमारा वर्णमाला कहते हैं। तीसरा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों अलग अलग वर्डिंग के साथ। एक तो बामन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के लिपिबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या बामन मानक ध्वनियों या वर्ण के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, ये देख लिया। अब बात करें वर्णमाला में वर्ण, तो वर्ण क्या है? वर्ण हमारी क्या है? मूल ध्वनि। मूल ध्वनि को क्या बोलेंगे? हम वर्ण बोलेंगे। तो मूल ध्वनि क्या है? हमारी वर्ण हो गई सबसे छोटी। ठीक है, जिसका खंड न हो सके, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं? वर्ण को ही बोलते हैं हम अक्षर। और अक्षर में खुद आ रहा है अ प्लस क्षर, मतलब जिसका क्षर ना हो सके, मतलब कि जिसके हमारे क्या ना हो सके? खंड ना हो सके, उसे क्या बोलेंगे? हम वर्ण बोलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमारी 52। ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर जैसा कि हम जानते हैं ना, स्वर कितने होते हैं? वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ऐसी हिंदी के अंदर हमारे होते हैं 11, अ आ ई री, उसके बाद क्या जाएगा? उ ऊ। ठीक है, और यदि इसी के अंदर देखें तो ई और री हमारे कितने हो जाएंगे? ये 11। ठीक है, यदि बात करें हम कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं? 21, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? हमारे 39। कुल पूछे तो कुल व्यंजन कितने होते हैं हिंदी के अंदर? 39। यदि मूल व्यंजन पूछे तो 33। ऐसी मूल स्वर पूछे तो 4, अ ई उ री। ठीक है, यदि कुल स्वर पूछे तो आएंगे 11। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, क्योंकि उसके अंदर 11 स्वर आएंगे और 33 जो हमारे व्यंजन है वो आएंगे, तब हमारे 44 होंगे मूल वर्णों की संख्या। ठीक है, तो ये डिस्कस किया। उसके अलावा यदि बात करें हम वर्णमाला में, तो वर्णमाला के मेनली जैसा कि हम जानते हैं मेनली कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला क्या आ जाएगा? हमारा स्वर। दूसरा क्या आ जाएगा? हमारा व्यंजन। स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अज। व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल। ठीक है, यदि बात करें हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है स्वर को, अज को। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने? अभी डिस्कस किया है। तो स्वरों की कुल संख्या होती है हमारी 11। ठीक है, मतलब कि से बात करें स्वतंत्र क्या है, मतलब कि जो हमारा स्वर है वो क्या है? तो स्वर होते हैं हमारे जो हमारे कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर। सबसे कम समय लगता है इनमें। ठीक है, तो मतलब कि वर्णों का जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या बोलेंगे? हम स्वर बोलेंगे। ठीक है, उच्चारण में सबसे कम समय जो लगता है वो इसी में लगता है। स्वर के अंदर भी किसके अंदर लगता है? जो हमारे मूल स्वर हैं, हाथ स्वर हैं, सबसे कम उन्हीं के अंदर लगता है, क्योंकि उन्हें बोलते हैं हम एक मात्रिक स्वर। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हाथ स्वर को क्या बोलते हैं? इसके कितने टाइप बताए थे स्वर के मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला क्या था? पहला था हमारा हाथ स्वर। पहला क्या था? पहला था हमारा हाथ स्वर। दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर। तीसरा था हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, और चौथा क्या था? हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये 4 टाइप हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी। हाथ स्वर मतलब कि एक मात्रिक, दीर्घ और संयुक्त स्वर मतलब कि द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक, जिसमें हमारा हाथ स्वर के कंपैरिजन में तिगुना समय लगता है। ठीक है, यदि बात करें स्वरों की कुल संख्या, तो स्वरों की कुल संख्या क्या क्या होती है? अ, ठीक है, फिर अ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर या हाथ स्वर 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यदि बात करें हम तो स्वरों की मात्रा। ठीक है, जैसे मात्रा में एग्जांपल ले, जैसे अ तो सबके साथ आता है, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे क बोला तो क हलंत प्लस अ से मिलके बना हुआ है। अ क्या है? हमारा सही शहीद स्वर है, सभी के साथ आता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मात्राओं की बात करें, तो इसके अलावा यदि मात्रा की बात करते हैं तो ये आ गया हमारा अन, फिर ये अ। ठीक है, उसके बाद ये अ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा। उसके बाद ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ठीक है, तो कितने हो गए ये स्वर? यदि हमारा ये तो स्टार्टिंग वाले जो वो तो अनुस्वार है, इसके अलावा जो आगे की मात्राएं वो यही हैं जो हमने 11 अभी स्वर डिस्कस किए थे, उन्हीं की ये मात्राओं के फॉर्म में है। मतलब कि जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, अ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
ठीक है, उन्हीं को मात्रा के फॉर्म में हमने यहाँ दिखाया है, क्योंकि इसके फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे बात करें अ का यूज कहाँ हुआ, जैसे काम, तो काम में क प्लस आ, ठीक है। ऐसी यदि बात करें हम, जैसे किसान, तो किसान में जो की कै के बाद जो छोटी ई आई है वो। बड़ी की बात करें तो खीर, छोटे ऊ की बात करें तो गुलाब, गुलाब में जो ऊ यूज हुआ है ऊ। जैसे भूल, तो भूल में जो भय के बाद जो बड़ा ऊ यूज हुआ है, ठीक है। जैसे री की बात करें तो तृण, तृणमूल बोलते हैं तृणमूल, तो तय के नीचे जो रे यूज हुआ है ये होगा तृण। जैसे ए की बात करें तो केस, और बड़े ए की बात करें तो जैसे है, ठीक है, या एनक, ठीक है। ओ की बात करें तो चोर में जो ओ यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो चौखट में यूज हुआ है वो होता है बड़ा ओ, उसे बोलते हैं औ, ठीक है। तो ये मात्राओं का यूज है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सी मात्रा यूज होती है। इसके अलावा बात करें तो उच्चारण के आधार पर अब देखते हैं हम स्वर के कितने टाइप होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर के टाइप हैं वो कितने हैं मेनली। पहला क्या जाएगा, जिसमें क्या होता है हमारा कम, जैसे कि हमने देखा था ना अभी, उच्चारण के स्थान पे पहला था हमारा हाथ स्वर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वर है ये हाथ स्वर, ठीक है। यदि बात करें हाथ स्वर, इसे बोलते हैं मूल स्वर के नाम से जानते हैं इसे हम, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक तो मूल स्वर के नाम से इसे जाना जाता है, सब जो हमारा छोटा स्वर है सबसे कम समय लगता है वो भी हाथ स्वर है, ठीक है। लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक मात्रिक स्वर है, सबसे कम समय लगता है, ठीक है। यदि बात करें उच्चारण में सबसे कम समय, जैसा कि मैंने बताया, और कितनी होती है इनकी संख्या होती है हमारी 4। कितने हैं ये कुल हमारे कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये 4 उच्चारण के आधार पर जो पहला हमारा टाइप है हाथ स्वर, या उसे बोलते हैं मूल स्वर, उसी के टाइप है ये, ठीक है। क्या क्या हमारे, इसे लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, छोटा स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, या सबसे कम उच्चारण में भी समय लगेगा इसका। और कौन कौन से हैं, कितनी संख्या है इनकी, 4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर ही हमारा दीर्घ स्वर, ये भी अति महत्वपूर्ण है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अंदर भी यदि बात करें तो वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर हमारे 4 ही होते हैं। आ, ई, उ, ये होंगे 3 होंगे मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर की बात करें तो ये होते हैं हमारे 4, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 होंगे हमारे संयुक्त स्वर, और इन्हें कंबाइन करके जो बनेगा वो होता है हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे हमारे मेनली 7 टाइप के। और वैसे यदि बात करें तो ये है हमारे दीर्घ स्वर कितने, 7 टाइप के, जिसके अंदर मूल दीर्घ स्वर है हमारे ओनली 3, संयुक्त स्वर है हमारे 4, तो टोटल कितने हो गए दीर्घ स्वर, वो हो गए 7। यदि बात करें, इन्हें बोलते हैं हम द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। उच्चारण में हाथ स्वर के कंपेरिजन में दुगना समय लगता है इसमें, ठीक है। यदि बात करें गुरु स्वर, तो गुरु स्वर भी नहीं बोलते हैं। बड़ा स्वर पूछे तो बड़ा स्वर भी यही है, और संधि स्वर भी यही है, संधि या फिर संयुक्त स्वर, ठीक है। संधि स्वर का मतलब है मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जो दीर्घ स्वर के अंदर आएंगे वो है संधि स्वर। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जैसा कि हमने देखा, जिसके अंदर 3 होंगे मूल दीर्घ स्वर और 4 होंगे संयुक्त स्वर, ठीक है। तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 7। क्या क्या आएगा इसके अंदर, मूल दीर्घ स्वर के अंदर तो आ, ई, उ, मतलब कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, 3 आएंगे। इसके अलावा यदि बात करें हमारे जो संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर आएंगे हमारे 4, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये आएंगे हमारे 4 किसके अंदर, टोटल कितने हो गए हमारे संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर, वो हो गई हमारे 7। तो ये सेकंड टाइप कवर किया हमने उच्चारण के आधार पर। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर तीसरा टाइप है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्लुत स्वर। तो बात करें प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर के संबोधन हेतु प्रयोग किया जाता है, किसी को बुलाने के लिए, राम, ठीक है। तो ये भी क्या है, या सुनती हो, ये क्या है, ये संबोधन किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, संबोधन हेतु यूज होता है। और त्रिमात्रिक है, मतलब कि हाथ स्वर मूल स्वर के कंपैरिजन में इसमें तिगुना समय लगता है, ठीक है। बात करें उच्चारण में कितना, जैसा कि मैंने बताया तिगुना समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर है। और हिंदी में नहीं, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मंत्र हो गया, मंत्र जाप, दूर से बुलाने या पुकारने के लिए, ठीक है। जैसा कि अभी देखा हमने सुनो, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, किसके लिए, संबोधन और दूर से बुलाने के लिए। जैसे ओम, ये भी हमारा क्या है, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, ठीक है। हे राम, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा प्लुत स्वर का। तो हमने प्लुत स्वर डिस्कस किया, इसी को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उच्चारण में तिगुना समय लगता है, संबोधन हेतु प्रयोग होता है, हिंदी नहीं संस्कृत में प्रयोग होता है। और मंत्र जप और दूर से बुलाने के या पुकारने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने टाइप होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो वो कितने होते हैं, मेनली 2 टाइप के, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या देखें तो मूल स्वर की संख्या अभी हमने डिस्कस की थी, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है।
इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है, मतलब यही मूल स्वर हैं, बाकी स्वर जो बने हैं वो इन्हीं से मिलके बने हैं, इन्हीं की संधि से मिलके बने हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, मूल स्वर की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, संधि स्वर की बात करें तो अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया था, कितनी होती है? 7 होती है। उसके अंदर भी 4 होंगे मूल दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई और उ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। उसके अलावा जो बचे वो क्या है हमारे? दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये भी डिस्कस किया था। उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप, मूल स्वर, संधि स्वर। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। उसके बाद बात करें हम संधि स्वर, तो संधि स्वर क्या है? संधि स्वर के अंदर भी यदि शुरू के 3 ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें बोलेंगे सजातीय स्वर। समझ रहे हो? मतलब कि सेम टाइप के कॉम्बिनेशन से, सेम टाइप की संधि से मिलके जो बने हैं। ए प्लस ए मिलके आ बना दिया, दीर्घ संधि। ई प्लस ई बन के मिलके बड़ी ई बना दिया, दीर्घ संधि। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ, तो ये भी दीर्घ संधि है। इसके अलावा जहां पे हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे अ, जैसे यहां पे देखा हमने अ, तो अ के साथ कॉम्बिनेशन बनाया ई ने और कुछ और ही बना दिया, ए बना दिया, तो इसका गुण ही चेंज हो गया, तो ये है गुण संधि। ऐसे ही हमने ए के साथ मिला, अ ए के साथ मिला, तो बना दी हमारी कौन सी? बड़ा ए बना दिया। ए प्लस छोटा ए मिलके क्या बना? बड़ा ए, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि। ऐसी ए प्लस उ मिलके कुछ और ही बना दिया, ना ए बना ना उ बना, ना ए का बड़ा बना ना उ का बड़ा बना, ओ बन गया, कुछ और ही बन गया, इसका तो गुण ही चेंज हो गया, तो गुण संधि। ठीक है, फिर ए प्लस ओ, तो ए प्लस ओ ने मिलके बड़ा ओ बना दिया, मतलब हमारा आओ बना दिया, आओ, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई, तो इसे बोलेंगे वृद्धि संधि। तो ये जो चारों आएंगे ये किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे हमारे जो हमारा संयुक्त जो स्वर है उसके अंदर। तो क्या आएंगे? ए, अहे, ओ, औ, ये आएंगे संयुक्त के अंदर। जबकि हमारा जो मूल है उसके अंदर आएंगे आ, ई और उ। ये है हमारे मूल दीर्घ स्वर, जो कि दीर्घ संधि से बनते हैं। और जो हमारा गुण संधि और वृद्धि संधि से बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने, आई होप आपको समझ आया होगा। बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो जो हमारा संयुक्त स्वर है, ठीक है, तो हमने देखा था संयुक्त स्वर कितने होते हैं? मेनली हमारे 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये कैसे बने हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, ऐसा तो हम जानते हैं। तो मतलब ए, आ जो कि हमारे कंठ स्वर होते हैं, और ई तालव्य स्वर होते हैं, उ ऊ ये होते हैं ओष्ठ। ठीक है, तो ओष्ठ स्वर ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर है। उसके बाद यदि बात करें तो जो हमारा ए है, ए, ठीक है, तो ए बनता हमारा कंठ तालव्य स्वर। कैसे जानते हैं? जैसे कि हम जानते हैं ए, आ ये होते हैं कंठ स्वर, ई ये होते हैं हमारे तालव्य स्वर। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ए बना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य स्वर। ठीक है, ऐसे ही यदि बात करें अय की, तो अय किसके कॉम्बिनेशन से बना है? छोटा ए, आ या फिर छोटा ए, छोटा ए, इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारा? ए और आ क्या होते हैं? कंठ ध्वनिया। जबकि ए क्या होता है? अभी देखा हमने तालव्य, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, बात करें ओ, तो ओ किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा? ए और छोटा ऊ से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए और आ हम जानते हैं कंठ ध्वनि है, जबकि ऊ और ऊ बड़ा ऊ ये है ओष्ठ ध्वनि। इसका मतलब ये ध्वनि क्या हो जाएंगी हमारी? ये हो जाएगी हमारी कंठोष्ठ। जो हमारा संयुक्त स्वर है उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। औ की बात करें तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? ए और हमारा ओ, और ए हमारा कंठ ध्वनि है, ओ हमारा ओष्ठ ध्वनि है। इसका मतलब ये भी कैसी ध्वनि हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी कंठोष्ठ ध्वनि। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ए क्या है? कंठ तालव्य। आय क्या है? कंठ तालव्य। ओ क्या है? कंठोष्ठ। और औ क्या है? कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये हमने संयुक्त स्वर को डिटेल में कवर किया। उसके बाद यदि बात करें तो मुख द्वार के आधार पर स्वरों के कितने टाइप होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो मुख द्वार के आधार पर जो उच्चारण में जो मुख द्वार जो जिसमें सकरा होता है, मतलब की बात करें हम क्लोज होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम संवृत स्वर। जिसमें हमारा मुख क्या होगा? लगभग क्लोज होगा। इनकी संख्या कितनी होती है संवृत स्वर की? तो संवृत स्वर की संख्या होती है हमारी 4। यदि हम बात करें संवृत स्वर तो कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो कितने हो गए? 4। जबकि छोटी ई और बड़ी ई जो है ये अग्र स्वर के अंदर आते हैं, अग्र भाग से बोले जाते हैं। और जबकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये पश्च भाग से बोले जाते हैं, मतलब कि ये पश्च स्वर हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 4 आते हैं संवृत स्वर के अंदर। इसमें क्या होगा? मुख हमारा लगभग क्लोज होगा। ठीक है, मुख द्वार जो होगा बिल्कुल सकरा होगा। यदि बात करें अर्ध संवृत, तो अर्ध संवृत में 2 ही आते हैं हमारे, ए और ओ।
ठीक है, उच्चारण में क्या होगा, मुख द्वार बहुत कम सकरा होगा, मतलब कि क्लोज तो होगा लेकिन बहुत कम खुला हुआ होगा, पूरी तरीके मतलब पार्शली क्लोज बोल सकते हैं, पार्शली क्लोज होगा अर्ध स्वर के, अर्ध संवृत के केस में। ठीक है, कौन कौन से आते हैं अर्ध संवृत के अंदर, ए और ओ, ए ओ ये आते हैं अर्ध संवृत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुख द्वार के आधार पर विव्रत, विव्रत मतलब कि कंप्लीटली ओपन। ठीक है, मतलब उच्चारण में मुख द्वार क्या होगा, पूरा खुला हुआ होगा। इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या है एक। कौन सा हमारा क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आएगा हमारा ओ, जो हमारा आ है आ, वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारा विव्रत के अंदर। आ बोल के देखो, मुख पूरा खुलेगा। ठीक है, अर्ध विव्रत की बात करें तो इसमें पार्शियली ओपन होगा। कैसा, पार्शियली ओपन। इसके अंदर एग्जांपल क्या है, ए, औ और ओ, इंग्लिश वाला जो ओ है ये हमारा अर्धविव्रत स्वर के अंदर ही आता है। इसमें क्या होगा, इसके उच्चारण में मुख द्वार पार्शली ओपन होगा, मतलब कि मुख द्वार जो है हमारा वो अध खुला होगा इसके केस में। कैसा, अध खुला। तो ये डिस्कस किया हमने, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, किसके आधार पर, मुख द्वार के आधार पर कितने टाइप होते हैं। ये चीज हमने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया था और यहां भी डिस्कस कर लिया। अब यदि बात करें मुख द्वार के आधार पर, तो मुख द्वार के आधार पर जैसा हमने अभी बताया था अग्र स्वर भी होते हैं। अग्र मतलब जो मुख के आगे वाले, जीभ के आगे वाले पार्ट से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से आएंगे अग्र स्वर के अंदर, अग्र स्वर के अंदर जाएंगे ई, ए, आए। बात करें मध्य स्वर, जो मध्य भाग से बोला जाता है उसमें एक ही आएगा हमारा ए। पस स्वर, जो रिमेनिंग बचे 11 स्वर होते हैं, उसके अलावा री को छोड़कर जो हमारा उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं, उनमें से हमारे 5 यहाँ आ गए। उसके अलावा जो भी बचा वो किसके अंदर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा इसके अंदर, पश स्वर के अंदर। ठीक है, यदि बात करें हम मुख आकृति के आधार पर, तो अभी देखा था हमने संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर। तो संवृत स्वर कितने थे हमारे, क्लोज, जिसमें मुख क्लोज होता है 4। ई उ मतलब छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, 4 थे हमारे संवृत। अर्ध संवृत के अंदर ए और ओ थे, 2 थे। उसके अलावा विव्रत के अंदर सिर्फ एक ही था, आ। और अर्ध विव्रत के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे कितने थे, रिमेनिंग सभी थे, मतलब कि ए औ और ओ, ये थे हमारे अर्ध विव्रत के अंदर। तो हमने इस तालिका को डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा मुख आकृति के आधार पर भी कितने टाइप होते हैं और जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने टाइप होते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है, वो आप इस टेबल के अंदर बहुत ही आसानी से देख सकते हो। उसके बाद यदि बात करें स्वरों के उच्चारण के स्थान पे, तो उच्चारण के स्थान पे क्या होगा, उच्चारण के स्थान पे मेनली 4 टाइप होते हैं हमारे। वैसे उसके अलावा 2 और आएंगे लेकिन मेनली 4 ही होते हैं। कौन कौन से, हमारा पहला होगा कंठ या कंठे, जिसका स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान कंठ। दूसरा होगा तालव्य, जिसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है, फिर तीसरा होगा मूर्धन्य, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा है ओष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, जैसे बात करें हम तालव्य, तालव्य का मतलब है तालु, जो मुख के भीतर की जो छत है इसके अगले भाग से होगा उच्चारण। ठीक है, ये उसका जो हमारा तालव्य है। यदि बात करें कंठ की, तो कंठ में क्या होगा, जो जिसपे इंपैक्ट पड़ेगा हमारा पूरे कंठ पे। ठीक है, यदि बात करें मूर्धन्य, तो मूर्धन्य जो हमारा भीतर की छत का अगला भाग है, ठीक है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ओष्ठ, तो ओष्ठ की पता ही है हमारा किस पे, होठों पे। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं जैसे वत्सरीय, दंत और मसूड़ा से मिलके बोलते हैं वत्सरीय को। ठीक है, जैसे उच्छिप्त, जिसका उच्चारण जीभ के ऊपर उठकर झटके से नीचे आए उसे बोलते हैं उच्छित। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कंठ ध्वनिया। तो कंठ ध्वनिया जिसमें कहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा हमारा, कंठ पे। तो कौन कौन सी है हमारी, ए, आ और ओ, ये है कंठ ध्वनि। ठीक है, तालु की बात करें तो मुख के भीतर की छत का पिछला भाग, कौन कौन से हैं तालु ध्वनिया हमारी, तालु स्वर। ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई क्या है हमारी, तालु। जैसा कि हमने अभी जब संयुक्त स्वर डिस्कस किया था उसके अंदर भी हमने देखा था ई कैसी होती है, तालु। उसके अलावा री क्या है, री एकमात्र क्या है, मूर्धन्य स्वर है। उसके बाद ऊ क्या है, इसमें होठों पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो क्या है, ये है हमारी ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त के अंदर क्या डिस्कस किया था अभी हमने, संयुक्त जो हमारे स्वर है उसके अंदर डिस्कस किया था कंठ, जो हमारा कंठ है ए आ, और वो किसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ संधि करेगा, ई के साथ। तो हमारा बनेगा कौन सा, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य के अंदर कौन कौन आएंगे, ए और अय, ये है कंठ तालव्य। इसके अलावा यदि बात करें कंठ ओष्ठ, मतलब कि ए आ जब कंबाइन होता है ऊ के साथ, तो हमारा बनाता है ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। तो यदि बात करें हम
ये क्या है, ए और अ है हमारा कंठ तालव्य, और ओ और औ है हमारी कंठ ओष्ठ ध्वनियां। ठीक है, तो कौन सी, कंठ ओष्ठ ध्वनियां। ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया स्वरों के उच्चारण के स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर देखें तो है क्या है, हम जानते हैं वो उसमें पढ़ेंगे। अह यहाँ पे विसर्ग है, लेकिन ह क्या होता है, काकल्य या स्वयंत्रमुखी होता है, वो हम व्यंजन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या क्या आएगा उच्चारण आधार के स्थान पे, तो जैसे कि हम देखेंगे व्यंजन के अंदर क वाला वर्ग आएगा पूरा, फिर कंठ के अंदर च वाला वर्ग, तालव्य के अंदर ट वाला वर्ग क्या आएगा, मतलब जो क वाला वर्ग है ये कंठ ध्वनि है। इसके अलावा जो आएगा वो क्या क्या आएगा, हमारा ए, आ और है, ये सब क्या है, कंठ ध्वनियां हैं। उसके अंदर यदि व्यंजन में ही बात करें तो जो हमारा सेकंड है वो है हमारा तालव्य, या इसे बोलते हैं हम इस पर संघर्षी। तो च वर्ग पूरा च छ ज झ, और हमारा क्या आएगा, इया। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी क्या आएगा, हमारा ई भी आएगा, ई ये ईस। ट्रिक क्या है इसकी, यज्ञ ईस, तो यज्ञ ईस भी तालव्य के अंदर ही आता है। मूर्धन्य की बात करें तो पूरा का पूरा टे वर्ग, तो टे ठे डेढ़ है अणे। ठीक है, इसके अलावा ऋषि, ऋषि में क्या आएगा, रे रे री और रे, और उसके अलावा जो हमारा सह षटकोण वाला सह है ये आएगा। उसके अलावा देखें तो हमारा दंत के अंदर आता है पूरा का पूरा तय वर्ग, तय थे दे दे ने। ठीक है, इसके अलावा ले से, सपेरा वाला से, वो सलजम वाला से नहीं, सपेरा वाला, सपेरे वाला से और जे, ये भी हमारा दंत के अंदर आएगा। ओष्ठ के अंदर पूरा पे वर्ग, पे फे बे भे भे में, बोल के देख लो। ठीक है, बिना होठों को जोड़े आप पे फे बे भे में कोई सा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ओष्ठ, होठों पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो ओष्ठ है। इसके अलावा जो स्वर हैं, स्वर कौन से हैं जो ओष्ठ ध्वनियां हैं, वो है ऊ। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, कैसी हैं, हमारी ओष्ठ है। नासिक्य की बात करें तो जिनमें जिनका जिनका उच्चारण हमारा नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, तो नासिक क्या जाएंगे, नाक का इंपैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो अंगा, इयाणे, ने, में, ये क्या है, नासिक्य हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम व्यंजन के टाइम पे। फिर जीव के प्रयोग के आधार पर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, जीव के प्रयोग के आधार पर देखें तो 3 टाइप है मेनली। हमारा पहला टाइप है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर की यदि हम बात करें तो जीवा मुंह के आगे की ओर आती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा हमारा इसमें, ई ए आई, ये है अग्रस्वर, अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में एक ही आएगा हमारा ए। तो मध्य स्वर में कितने हैं, एक, जो जीव के मुख, यदि जीवा की बात करें मुख के मध्य में रहती है। इसमें पश्च स्वर की बात करें, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, पश्च स्वर में जीवा मुख के पीछे वाले भाग में आ जाती है। तो रिमेनिंग जितने बचे हमारे 10 में से, वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, हमारे पश्च स्वर के अंदर। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कौन कौन से, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, इंग्लिश वाला जो ओ है, जो आगत स्वर है, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, कितने टाइप हुए, मेनली 3 टाइप, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जीव के प्रयोग के आधार पर। उसके बाद यदि बात करें ओष्ठ आकृति के आधार पर, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे मेनली कितने टाइप हैं, हमारे 2 टाइप। कौन कौन से, एक है हमारा व्रतामुखी। ठीक है, दूसरा है आवृतामुखी। व्रतामुखी का मतलब हुआ होठों का आकार क्या हो जाएगा इसमें, व्रत के आकार का हो जाएगा, मतलब कि गोल हो जाएगा। अव्रतामुखी इसका उल्टा, होठों का आकार गोल नहीं होगा। व्रतामुखी की बात करें तो व्रतामुखी के एग्जाम्पल है हमारा ओ। ठीक है, ओ, ऊ, ओ, औ। जबकि अव्रतामुखी में ए आ, ई ए और री, ये क्या है, ये अव्रतामुखी, जिसमें हमारे होठों का आकार गोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप देखे हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, फिर बात करें जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर भी हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सजातीय। सजातीय मतलब कि जो सेम टाइप के स्वरों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ए प्लस ए मिलके बना दिया आ, ई प्लस ई मिलके क्या बना दिया, बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बना दिया, बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये क्या है, समान जाति के होने के कारण क्या बोलेंगे, इन्हें सजातीय। फिर उसके बाद दूसरा है विजातीय, तो ये क्या होंगे, असमान जातियों के होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त या फिर विजातीय, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। जैसे ए प्लस ई के कॉम्बिनेशन से ए बना, ए प्लस ए के कॉम्बिनेशन से ए बना, ए प्लस ऊ के कॉम्बिनेशन से औ बना, ए प्लस ओ के कॉम्बिनेशन से बना हमारा औ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे क्या थे, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। स्वरों के कितने भाग, 2 भाग, ये भी डिस्कस किए। यदि इसके अलावा बात करें तो जो हमारे आगत हैं, ठीक है, तो आगत क्या है, आगत मतलब कि इनके बहुत डिफरेंट नाम से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगत स्वर क्या क्या नाम से, इन्हें बोलते हैं विदेशी स्वर, इन्हें बोलते हैं मेहमान स्वर, इन्हें बोलते हैं हमारा अर्धचंद बिंदु यूज होता है हमारा ओ। ठीक है, या फिर पूरा चंद बिंदु की बात करें तो क्या होता है, ओ। ठीक है, एकमात्र अंग्रेजी वर्ण भी क्या है हमारा, ओ ही है।
ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें शहीद, तो कुछ फैक्टर हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे शहीद स्वर क्या है, ए, सबके साथ आता है। जैसे क बोलना है तो क हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे क हलंत प्लस अ सबके साथ आएगा क्योंकि ये शहीद स्वर है। ठीक है। यदि बात करें नासिक्य, तो नासिक्य उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। संख्या कितनी होती है इसकी, 5 5। यदि कुल पूछे तो 6 होगी, क्योंकि अन भी इसके अंदर आएगा, जो अनुस्वार है वो भी इसके अंदर आएगा। वैसे हमारा क्या आएगा इसके अंदर, अंगा, इया, ने में, ये क्या है, नासिक्य है। इसके अलावा जो अनुस्वार है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो कितने हैं टोटल, नासिक के कुल पूछे तो 6 हैं, नासिक के व्यंजन पूछे तो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है। फिर बात करें अनुस्वार, जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, किसके अंदर आता है, जो हमारे नपुंसक है, अयोग्यवा है, उसी के 2 टाइप होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का मतलब क्या है, अनुस्वार का मतलब है ये भी नासिक के हैं, मतलब कि इनका भी, इनकी ध्वनि केवल किससे निकलती है, नाक से ही निकलती है। ठीक है। जैसे गंगा, गंदा, झंडा, डंडा, यहाँ ये क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, ये अनुस्वार के एग्जाम्पल है। बात करें अनुनासिक स्वर, अनुनासिक मतलब जिसमें ध्वनि नाक व मुख दोनों से निकलती है। जैसे चंद्रबिंदु, जैसे औंख, माँ, दांत, गांव, ये क्या है, इसमें किसका यूज हुआ है, हमारा चंद्रबिंदु का। उसके अलावा मुक्ताक्षर, मतलब कि ध्वनि केवल किससे निकलती है, मुख से निकलती है, जिसमें, या निर्नासिक के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो बाकी जितने भी बचे हमारे जिसमें अनुस्वार चंद्रबिंदु किसी का यूज नहीं हो रहा, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, इधर, उधर, अभी, कभी। ठीक है। आस पास, ये सब क्या है, इनमें कहीं भी हमारा जो हमारा नाक है उसका यूज नहीं हुआ, केवल किसका मुख यूज हुआ है, मुख का यूज हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे ये मुक्ताक्षर हैं। कौन से, मुक्ताक्षर। ठीक है। इसके अलावा यदि एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें तो अर्ध स्वर के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे ये वैसे तो है व्यंजन, लेकिन ये संघर्षहीन है, ये अर्ध स्वर की तरह यूज होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कोआ, तो कोआ को कोआ भी लिख देते हैं और कोवा भी लिखते हैं। ऐसे ही गया, तो गया या गया, मतलब कि हम आ का यूज भी करेंगे और ये का यूज भी करेंगे। तो ये और वह हमारे संघर्षहीन है और अर्ध स्वर की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, अर्ध स्वर है। यदि बात करें हमारे स्थिल, शिथिल या फिर सरल स्वर, तो ये होते हैं छोटे जो हमारे स्वर हैं, ए, ई, आए। और इन्हीं इन्हीं के यदि बड़े वाले, ए का बड़ा, बड़ा आ, ई का बड़ा, बड़ी ई, ए का बड़ा, बड़ा ए, मतलब आए, तो ये होंगे कठोर स्वर। ठीक है। इसके बाद अयोग्यवा, जैसे मैंने बताया, अयोग्यवा में क्या आएंगे, अनुस्वार और विसर्ग। तो विसर्ग में अह आ जाएगा, अनुस्वार में अन आ जाएगा। ठीक है। तो अनुसार और विसर्ग, इन्हें बोलते हैं हम अयोग्यवाह या फिर नपुंसक के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अब इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है हमारी ध्वनि या फिर वर्ण। बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है, बहुत। जब हम क्वेश्चन करेंगे 200 डिस्कस, उसके अंदर देखना कितनी बार ये चीजें रिपीट हुई हैं। उसके अलावा यदि बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो वो है ध्वनि। ठीक है। यदि पूछा जाए सबसे छोटी लिखित इकाई तो वो है वर्ण। पूछा जाए अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई तो वो है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वो भी क्या है, ध्वनि। यदि ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो तब आएगा वर्ण। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई ध्वनि। ठीक है। तो ये डिस्कस किया, ध्वनि, वर्ण या फिर अक्षर, ये हमारा हायरार्की है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में ध्वनि दे रखा है, ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों दे रखा है तो ध्वनि आएगा, वर्ण अक्षर दोनों दे रखा है तो वर्ण आएगा, और अक्षर दे रखा है तो फिर अक्षर ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, प्रियोरिटी है। ठीक है। उसके अलावा यदि बात करें वर्ण की सबसे बड़ी इकाई पूछे, ठीक है, तो वर्ण की बड़ी इकाई, तो वर्ण से बड़ी क्या है, अक्षर। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, लघुत्तम इकाई नहीं, इस बार लघुत्तम सार्थक इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो वो आएगा शब्द। ठीक है। यदि बात करें वर्ण की बड़ी इकाई तो वो है वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर। ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर हमारी क्या है, लघुत्तम सार्थक इकाई, इसी बोलेंगे अर्थ की। भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर इकाई तो वो भी आएगा शब्द। ठीक है। तो भाषा के अर्थ के आधार पर कितने भाग हैं, हमारे 2 होंगे अर्थ के आधार पर, या तो होगा शब्द या फिर वाक्य। ठीक है। यदि बात करें अक्षर, तो अक्षर थोड़ा जो हमारा वर्ण है उससे बड़ा होता है। अक्षर किसके कॉम्बिनेशन से, जैसे क की बात करें तो क अक्षर है। ठीक है। तो इसका यदि वर्ण विच्छेद करें तो क हलंत प्लस अ क्या है, हमारा शहीद स्वर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी। ठीक है। यदि इसके अलावा बात करें तो अक्षर, तो अक्षर के कितने प्रकार होते हैं, अक्षर के मेनली 2 प्रकार होते हैं हमारे। एक होता है हमारा बोधाक्षर, ठीक है, मतलब कि जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो। ठीक है। जैसे अर्थार्थ, व्यंजन का मतलब हलंत लग रहा होगा नीचे। श्रीमान, भगवद, ये क्या है, सबके नीचे हलंत है। ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, अर्थार्थ के नीचे भी, श्रीमान के नीचे भी हलंत आएगा। ठीक है। भगवत के नीचे भी। इसका मतलब ये क्या है, किस पे अंत हो रहा है इनका, ध्वनि किस पे अंतर है, व्यंजन पे। इसका मतलब ये है बुद्धाक्षर।
मुक्ताक्षर की बात करें तो जिनका जिनका अंतिम ध्वनि क्या हो, हमारी स्वर हो। जैसे हमारा रखना में आ है अंतिम ध्वनि, दानी में ई है अंतिम ध्वनि, महात्मा में आ है अंतिम ध्वनि। इसका मतलब ये क्या है, ये है मुक्ताक्षर। तो हमने अक्षर के दो प्रकार देखे, बुद्धाक्षर अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, मुक्ताक्षर अंतिम ध्वनि हमारी क्या हो, स्वर हो। ठीक है, ये देखा। इसके अलावा यदि बात करें अक्षर की, अक्षर से बड़ी, ये हमारी हायरार्की है। बात करें अक्षर की बड़ी इकाई, अक्षर से बड़ी क्या होगा, पद होगा। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा, क्या होगा हमारा, पद होगा। पद से बड़ा क्या होगा, पद से बड़ी इकाई होगी हमारी पदबंध। पदबंध से बड़ी इकाई क्या होगी, हमारा उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य सबसे, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही होती है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ठीक है, तो ये हमने देखा, भाषा की सार्थक इकाई और सबसे बड़ी इकाई क्या है, हमारी वाक्य। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे अब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अब हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी मॉडर्न हिंदी है, इसके अंदर बहुत पूछे जाते हैं इससे वर्ड। जैसे यदि बात करें इसके अंदर, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसे बोलते हैं हम, ये जो पोर्शन है ये इसे बोलेंगे खड़ी पाई। इसी को हटाकर हमारा क्या बनाया जाता है, इसी को हटाकर हमारा संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन या फिर जो नई विकसित ध्वनियां हैं, जैसे पहले यूज करते थे हम कुमार, काना, या फिर हम यूज करते थे आला, लेकिन आज जो न्यू विकसित है ध्वनि, उनमें यूज करते हैं हम कान्हा, कुम्हार और हमारा आलाहा। मतलब कि जहां हमने म यूज किया उसकी जगह हम यूज करते हैं मह, जहां हमने ला यूज किया वहां उसकी जगह यूज करते हैं लहा। तो ये जो कंबाइन होकर बनी है नई विकसित ध्वनि, वो इसी खड़ी पाई को हटा के बनती है। तो खड़ी पाई को हटा के क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। ऊपर जो ये रेखा है, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम शिरोरेखा। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे जो, अब ये जो पॉइंट है, बिंदु है, ये अलग अलग है। जैसे बात करें हम, ये जो पोर्शन है, ये जो दे रखा है, ये है पंचमाक्षर, जो कि मैंने कितने बताए थे, 5 बताए थे। ठीक है, पंचमाक्षर, अंगा, इया। ठीक है, तो पंचमाक्षर की बात करें तो पंचमाक्षर में कहाँ लगती है हमारी, जो हमारी पॉइंट है, बिंदी कहाँ लगेगी, यहाँ, इसे बोलते हैं पंचमाक्षर। यदि यहाँ पे लगी हुई है तो ये आप जानते हो क्या है, ये द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन के नाम से जानता है। मतलब इनमें कोई भी शब्द, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। या तो कोई इंग्लिश का वर्ड है, वो भी इससे शुरू नहीं होगा, या तो ये बीच में आएगा। जैसे सड़क, तो सड़क में कहाँ आया, बीच में, तब तो आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग नहीं होगी इसकी कभी भी। जो हमारे उच्छित व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इनकी। फिर उसके अलावा एक और हमारी आती है कहाँ पे, नुक्ता। तो नुक्ता में कहाँ लगती है, जहां पे आप देख सकते हो, ये है नुक्ता, क ख ज फ। ठीक है, तो ये नई विकसित ध्वनियां हैं। किसके अकॉर्डिंग, किसने बोला है, किसके अकॉर्डिंग है, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। ठीक है, आल्हा, जीवा या जीवा मूल ध्वनि भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यदि बात करें जैसे ड, ढ, न, म, ल, ये क्या है, हिंदी संरचना में विकसित ध्वनि है, मतलब कि नई विकसित ध्वनि है ये। ठीक है, इसके अलावा जैसे संयुक्त व्यंजन का जो जो हमारा स्वतंत्र प्रयोग है, जैसे संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, छ। देखेंगे हम आगे व्यंजन में, देखेंगे क प्लस स, षटकोण वाले स से मिलकर बनता है संयुक्त। ऐसे ही हमारी कुछ होती हैं गुच्छ व्यंजन। गुच्छ व्यंजन का मतलब है जब हमारा, जैसे सप्ताह, सप्ताह में पे और ते दोनों मिलकर क्या बना दिया, हमारा गुच्छ बना दिया। लेकिन यदि ये सेम हो, जैसे दिल्ली, ले दोनों सेम है, इसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ये भी देखेंगे हम, द्वित्व व्यंजन या युग्मक, युग्मक व्यंजन। तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम। अभी इससे रिलेटेड कुछ चीजें थी वो डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर लिया। स्वर को पूरे डिटेल में देख लिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।